हेलो एवरीवन। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ और पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की लोकेशन इतनी स्पेशल क्यों मानी जाती है? क्यों लगभग हर एंशियंट ट्रेड रूट भारत से होकर गुजरता था? क्यों भारत को इंडियन ओशियन का किंग कहा जाता है? और आखिर क्यों हमारी ज्योग्राफी ने इकोनॉमी, क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री सब कुछ तय किया? हम आज क्लास 9th ज्योग्राफी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर को लाइन बाय लाइन ऐसे समझेंगे कि आपको हर मैप और कॉन्सेप्ट दिमाग में दिखाई देने लगेगा। इसका बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन आज मैं आपके सामने करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पेज में देखेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इंडिया दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यताओं में से एक है। एंशियंट टाइम से ही इंडिया का कल्चर, नॉलेज और ट्रेड बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में बहुत प्रोग्रेस की है। इसका मतलब है कि इंडिया केवल हिस्टोरिकल कंट्री ही नहीं बल्कि मॉडर्न डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ रहा है। इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इन्फ्लुएंस किया है, जैसे मैथमेटिक्स, कल्चर और ट्रेड के थ्रू। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है इसके लोकेशन के बारे में। इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन समझाई गई है। इंडिया पूरी तरह नदर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। इसका मेनलैंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच फैला हुआ है। इसका मतलब इंडिया नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों डायरेक्शन में बहुत बड़ा कंट्री है। इसलिए इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट, वेदर और नेचुरल फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ इंडिया के बीच से गुजरती है और देश को लगभग 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसके साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो बे ऑफ बंगाल में स्थित है, जबकि साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है, जो अरेबियन सी में स्थित है। ये लाइन इंडिया के क्लाइमेट और सीजन्स को भी इफ़ेक्ट करती है। इसमें इंदिरा पॉइंट के बारे में एक बात बताई गई है कि इंदिरा पॉइंट इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था, लेकिन 2004 के सुनामी के दौरान ये एरिया समुद्र के पानी में पार्शली सबमर्ज्ड हो गया। इससे पता चलता है कि नेचुरल डिज़ास्टर ज्योग्राफी को भी बदल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके साइज़ के बारे में। इंडिया का टोटल एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये दुनिया के कुल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 2.4% हिस्सा है। एरिया के हिसाब से इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इतना बड़ा एरिया होने के कारण इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लैंग्वेजेस, क्लाइमेट, क्रॉप, कल्चर और लैंडफॉर्म सब अलग अलग है। अब इंडिया को वर्ल्ड मैप में समझते हैं। इस वर्ल्ड मैप में इंडिया की पोजीशन दिखाई गई है और इसमें इम्पॉर्टेंट मैप पॉइंट्स कौन कौन सा है। इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में स्थित है। दूसरा, इंडिया इंडियन ओशियन के नॉर्थ में है। तीसरा, वेस्ट साइड में इंडिया के आप अरेबियन सी देख सकते हैं और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। इंडिया यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के बीच स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित है। इसी वजह से इंडिया एंशियंट ट्रेड रूट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री
बुक में लिखा है कि इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अकॉर्डिंग। इसका मतलब रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़े हैं। इंडिया का टोटल एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ऑल्दो इंडिया साइज़ में 7th है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका वर्ल्ड इम्पोर्टेंस काफ़ी हाई है। ग्राफ में हमें जो नीचे दिया है वो यही कंपैरिजन दिखाया गया है। रशिया सबसे बड़ा है और इंडिया 7th पोजीशन पर है। बात जब हम करेंगे इसकी लैंड बाउंड्री और कोस्ट लाइन की, तो इंडिया की लैंड बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री का मतलब दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो ज़मीनी बॉर्डर लगता है उसे कहते हैं। और इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन लगभग 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें मेनलैंड के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड भी इंक्लूड है। और कोस्ट लाइन का मतलब वो जगह जहां लैंड और सी मिलते हैं। बुक में लिखा है कि इंडिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। ये मेनली हिमालयाज़ हैं। इन्हें यंगफोल्ड माउंटेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली नए माउंटेन्स हैं और अर्थ मूवमेंट से फोल्ड होकर बने हैं। ये माउंटेन्स कोल्ड विंड्स को रोकते हैं, मॉनसून रेन में हेल्प करते हैं और नेचुरल बैरियर का भी काम करते हैं। अब आगे बताया गया है कि इंडिया टेपर टुवार्ड्स साउथ। बुक में लिखा है साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेंस टू टेपर। टेपर का मतलब होता है धीरे धीरे पतला होना। इंडिया का सदर्न पार्ट ट्रायंगुलर शेप का है जो नीचे जाते जाते नैरो हो जाता है और इंडियन ओशियन में एक्सटेंड करता है, मतलब फैला हुआ है, इंडियन ओशियन की तरफ गया है। और इसी वजह से वेस्ट साइड में इसके अरेबियन सी और ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल बन जाता है। इंडिया नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों डायरेक्शन में लगभग 30 डिग्री एक्सटेंड रखता है, लेकिन मैप में ईस्ट वेस्ट विड्थ थोड़ी कम दिखती है कंपेयर टू नॉर्थ साउथ लेंथ। और ये अर्थ की कर्व्ड शेप और मैप प्रोजेक्शन की वजह से भी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बुक में दिया गया है वो है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। इसका मीनिंग ये है कि अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, वहाँ सूरज जल्दी निकलता है। गुजरात वेस्ट में है, वहाँ सन लेट निकलता है। और दोनों प्लेसेस का लोकल टाइम लगभग 2 घंटे का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया ने एक कॉमन टाइम चूज़ किया है ताकि पूरा कंट्री सेम क्लॉक फॉलो करे। और ये लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड और ये लाइन मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास होती है। इसी को इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। अगर हर स्टेट अपना अलग लोकल टाइम यूज़ करता तो कन्फ्यूजन हो जाता। इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अफेक्ट्स डे एंड नाइट। हाउ? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डे नाइट ड्यूरेशन सेम नहीं होता। कश्मीर में कश्मीर में समर डेज बहुत लॉन्ग होते हैं। कन्याकुमारी में डे नाइट डिफरेंस ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होता। ये लैटिट्यूड की वजह से होता है। तो कभी एग्ज़ाम में हमें ये पूछे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डे नाइट ड्यूरेशन सेम क्यों नहीं हो, किस वजह से नहीं होता, तो उसका आंसर है ये लैटिट्यूड की वजह से होता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की लोकेशन एशिया के सेंटर के पास है। इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच इम्पॉर्टेंट पोजीशन में है। इंडियन ओशियन रूट्स यूरोप और एशिया को कनेक्ट करती हैं। इंडियन ओशियन रूट्स यूरोप और एशिया को कनेक्ट करते हैं।
इसीलिए इंडिया एंशियंट ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। फिर डेक्कन पेनिनसुला एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं कि बुक में लिखा है कि डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन में प्रोट्रूड करता है और इसका मतलब है कि इंडिया का सदर्न पार्ट समुद्र में आगे निकला हुआ है। इससे इंडिया वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया सबसे इजीली कनेक्ट हो पाता है। अगला जो पॉइंट दिया है बुक में कि नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन, और इसी वजह से इंडियन ओशियन का नाम इंडिया पर पड़ा, बिकॉज नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन। ये इंडिया की जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस दिखाता है। फिर एक स्विस कैनल के बारे में भी बात करी गई है कि 1869 में स्विस कैनाल ओपन होने के बाद इंडिया और यूरोप के बीच डिस्टेंस लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गया, क्योंकि शिप्स को अफ्रीका का पूरा राउंड नहीं लगाना पड़ता था। इससे ट्रेड फास्ट हुआ, ट्रैवल इजी हुआ, इंडिया का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया। नेक्स्ट दिया है कि इंडिया का दुनिया के साथ कांटेक्ट बहुत पुराने समय से रहा है। पहले लैंड रूट ज़्यादा यूज़ होते थे, क्योंकि नॉर्थ में माउंटेन के पासेस ट्रैवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में हेल्प करते थे। ओशियंस उस टाइम ट्रैवल के लिए डिफ़िकल्ट थे, इसलिए सी इंटरेक्शन कम था। ये ट्रेड रूट सिर्फ सामान यानी कि कमोडिटीज़ के एक्सचेंज के लिए नहीं, बल्कि आइडियाज़ और कल्चर के एक्सचेंज के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे। इंडिया से उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र स्टोरीज, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम दुनिया के कई पार्ट्स में पहुँचे। दूसरी तरफ इंडिया ने भी बाहर के कल्चर से इन्फ्लुएंस लिया, जैसे ग्रीक स्कल्पचर। इसीलिए इंडिया की कल्चर मिक्स्ड और डाइवर्स बनी। अब अगर हम फिगर को देखेंगे इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में, तो मैप में दिखाया गया है कि इंडिया एंशियंट ट्रेड रूट्स के सेंटर में था। मैप में देखेंगे आप कि ब्लू डैशेस लाइंस जो दिख रही हैं वो सी रूट्स को दर्शाती हैं। ये शिप्स के रूट्स थे जो इंडिया को अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करते थे। वहीं रेड लाइंस जो दिख रही हैं वो एयर रूट्स को शो कर रही हैं। ये मॉडर्न एयर कनेक्शन दिखाता है और इसका मेन पॉइंट है कि इंडिया इंडियन ओशियन के सेंटर के पास है, इसीलिए ट्रेड और ट्रैवल दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। इसमें अभी बात करी गई थी कमोडिटीज़ की, तो बुक में कमोडिटीज़ वर्ड जो यूज़ हुआ है इसका मतलब ट्रेड होने वाली गुड्स और आइटम्स, जैसे कि स्पाइसेस, मसलिन क्लोथ्स, सिल्क, कॉटन एक्सेट्रा। इंडियन एशियन टाइम में स्पाइसेस और कॉटन एक्सपोर्ट करता था। कौन? इंडिया एक्सपोर्ट करता था बाहर की कंट्रीज़ को। अब इंडियन आइडिया स्प्रेड टू द वर्ल्ड। इस बात में अगर हम गौर करेंगे तो इंडिया का नॉलेज बहुत फेमस था। इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है इसका, इंडिया का, जो कि वर्ल्ड तक गया है, वो है डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल्स 0 to 9, स्टोरीज लाइक पंचतंत्र, रिलीजियस टेक्स्ट। ये सब ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ तक गया। फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या है इंडिया पर? इंडिया ने सिर्फ आइडियाज़ दिया नहीं, बाहर से भी बहुत कुछ सीखा। एग्जाम्पल, हमने ग्रीक स्कल्पचर स्टाइल, डोम आर्किटेक्चर और बाकी सारे आर्किटेक्चर्स भी हमने सीखे। ये इन्फ्लुएंसेस आज भी इंडियन बिल्डिंग्स में देखे जा सकते हैं। अगर हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया साउथ एशिया में इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना, नेपाल और भूटान है, ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश है। वहीं सी नेबर्स इसके कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि 1947 में इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में 2 टाइप के स्टेट्स थे, एक प्रोविंस और सेकंड था प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रोविंसेस थे ये डायरेक्टली ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंट्रोल करते थे,
लेकिन वहीं जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये लोकल किंग्स रूलर्स चलाते थे, बट इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल को एक्सेप्ट करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद इन सबको मिलाकर मॉडर्न इंडिया बनाया गया और आज करेंटली हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। फाइन। मैप में श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल साउथ में दिख रहा है। ये इंडिया से डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक नैरो वाटर चैनल है। इस चैनल को पाल्क स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में इंडिया और श्रीलंका के बीच समुद्र का एक पतला पार्ट है जो दोनों कंट्रीज़ को अलग करता है। वहीं अगर हम मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है और लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है। लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में अगर हम जानेंगे तो मैप में इंडिया के 2 इम्पॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स भी दिखाया गया है। फर्स्ट है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, इंडिया के साउथ वेस्ट साइड में। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, इंडिया के साउथ ईस्ट साइड में। ये दोनों आइलैंड्स इंडिया की स्ट्रेटेजिक और नेवल इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैप में एक लाइन आप देखेंगे बनी हुई है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो बना हुआ है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये लाइन इंडिया के मिडिल पार्ट से पास करती है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे एक हमने जो सवाल पूछा था कि वाई इंडियाज़ पोजीशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो इस वजह से है कि इंडिया का लोकेशन एशिया के सेंटर के नियर बाई है और इंडियन ओशियन के पास होने की वजह से इंडिया का ट्रेड और कल्चर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। एंशियंट टाइम से शिप्स इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ तक जाती हैं, इसीलिए इंडिया का ट्रेड स्ट्रॉन्ग हुआ, डिफरेंट कल्चर्स इंडिया आए, इंडिया के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ा। और ये पूरी जो जानकारी थी ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर के बारे में।